हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। सो यहाँ पर हम लोग जो फिजिक्स में यूज होने वाला, फिजिक्स में लगने वाला जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सो इस चैप्टर में हम वो बातें करेंगे, वो फॉर्मूले सीखेंगे, वो तरीके सीखेंगे मैथ्स के, गणित के, कि जो कि आपको भौतिक शास्त्र समझने में काफी सहायक होंगे। मतलब फिजिक्स समझने में आपकी मदद होगी। तो मैथमेटिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को आइए हम लोग सीखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं यह जानकारी आप सभी को दे दूं कि हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप। और ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कीजिए। इसमें एक कोर्स है लास्ट मिनट फिजिक्स बैच 11th। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर हमने सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। एक YouTube पर लेक्चर देखना और ऐप पर लेक्चर देखना, इसमें यह फर्क होता है कि YouTube पर साइड में आपको थंबनेल्स नजर आते हैं, चीजें नजर आती हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं, स्नैपचैट पे आपको स्ट्रीक्स आते हैं, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ऐप है जब आप उसे ऑन करेंगे तो नो एडवर्टाइजमेंट और कोई चीज नहीं रहती है। आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं, अपना मोबाइल डेटा बंद रख के भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये बात एक एप्लीकेशन की एक अच्छी बात होती है। और यही नहीं, एप्लीकेशन पे पढ़ने का एक फायदा ये भी है, डिस्ट्रैक्शन से तो बच रहे तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट ज्यादा है। YouTube पर इतना कंटेंट डाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐप के ऊपर हमने कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी चीजें डाली हुई हैं, कुछ बच्चों के लिए जो सच में वाकई में बहुत मेहनत करना चाहते हैं। तो जैसे कि ऐप पर आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स, मतलब इस चैप्टर का ही नहीं, इस पूरी बुक के हर चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। डोंट वरी, हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। एंड एमसीक्यूज, सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज जो होते हैं वो अपलोड हो जाएंगे। और उसके अलावा धीरे धीरे करके आगे जाके हम लोग टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि ऐप पे आपको YouTube से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अभी कोशिश चल रही है उस डायरेक्शन में, चीजें अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग ऐप एटलीस्ट डाउनलोड करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वहां पे आप चीजें देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 विच इज मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, आइए इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो बाकी के पूरे 13 चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं YouTube पर भी और ऐप पर भी। ये वाला चैप्टर यूनिट्स मेजरमेंट्स ये भी हो चुका है। आई होप कि आपने देखा होगा डिटेल में, काफी डिटेल में मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं। सो मेरे वन शॉट दरअसल बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं और ये वन शॉट देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नहीं है बल्कि किसी और बोर्ड के हैं, उन्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने इन चैप्टर्स को इतना डिटेल में कवर किया हुआ है कि आपके बोर्ड का 50 to 60%, चाहे आप ICSE में हो, चाहे आप CBSE में हो, चाहे आप IB में हो, चाहे आप IGCSE में हो, A लेवल हो, आपको बेसिकली सब जगह पे ये चीज काम आने वाली है। आपके सिलेबस का 50 to 60% यहां पे कवर हो जाएगा। एंड मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, वन शॉट भी, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। सो मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स जो भी हम यूज करते हैं, आइए उन्हें समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है वेक्टर्स की। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये वेक्टर्स होते क्या हैं। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। तो बेटा वेक्टर्स को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स किस बला का नाम है? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं,
फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। पहला टाइप है, कलर चेंज कर दूं। पहला टाइप है स्केलर्स। क्या है? स्केलर्स। पहला टाइप क्या है बेटा? स्केलर्स। एक सेकंड, मजा नहीं आ रहा, रुकिए। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट टाइप इज स्केलर्स एंड द सेकेंड टाइप इज वेक्टर्स। फर्स्ट टाइप इज स्केलर्स, सेकेंड टाइप इज वेक्टर्स। तो चलिए मैं वो दोनों का नाम अच्छे से लिख दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहला है स्केलर्स और दूसरा होता है वेक्टर्स। तो व्हाट इज अ स्केलर, व्हाट इज अ वेक्टर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो स्केलर क्या होता है बेटा? स्केलर वो चीजें हैं कि जिसमें अगर आपने खाली वैल्यू बोल दी, वैल्यू, तो काम चल जाता है, आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली मान लो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत मोटू हो गए हो, मेरी तरह हो गए हो। तो भाई आप रोज वॉकिंग करते हो या नहीं? आप वॉकिंग करते हो या नहीं? आपने कहा यस मैं वॉकिंग करता हूं। डॉक्टर ने पूछा कितना वॉकिंग करते हो? तो आपका जवाब होगा सर 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर में वॉकिंग करता हूं, ये एक सिंपल सा जवाब है। आप 5 किलोमीटर वॉकिंग कह सकते हैं। तो इसमें आप सिर्फ वैल्यू बता रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? वैल्यू। अब ये नहीं कह रहे, और ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि सर मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हूं, सर मैं 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाता हूं, मैं 2 किलोमीटर हवा में उड़ता हूं। ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब सिर्फ वैल्यूज बताने से काम चल जाए, डायरेक्शन बताना ना पड़े, तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यू बताने की आवश्यकता होती है। हाँ, मैग्नीट्यूड में हम लोग यूनिट भी बताते हैं साथ में, जैसे 2 किलोमीटर, किलोमीटर यूनिट है, तो यूनिट भी रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू। वेक्टर्स में ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। आपको वैल्यू भी बतानी है, आपको डायरेक्शन भी बताना है, तब जाके वेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आप किसी दिन अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गए, तो आपके सर आए आपके घर, और वहां पर आपके पिताश्री प्रेजेंट थे, आपके डैडी प्रेजेंट थे घर पे, आप नहीं थे। उन्होंने आके आपसे पूछा, आपके डैड से, आपके पिताजी से पूछा कि भाई आज जो है सोहम क्यों नहीं आया, आज जो है कुणाल क्यों नहीं आया, आज जो है विक्रम क्यों नहीं आया। अरे नाम है यार, कुछ भी ले लो। तो लेट्स से विक्रम, आज विक्रम क्यों नहीं आया, कहां है विक्रम? तो आपके डैड ने बता दिया कि विक्रम 20 किलोमीटर दूर गया है। अब हुआ ये कि आप अपने घर से निकले, 10 किलोमीटर स्ट्रेट गए, आगे गए, यहां पे आप जो है मिले किसी से, फिर आप आगे बढ़ गए 10 किलोमीटर, यहां गए, तो यहां 10 किलोमीटर गए, वहां 10 किलोमीटर गए, तो आप 20 किलोमीटर गए, राइट। और आपके डैड ने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके सर के, या मान लो मैं ही आपका सर हूं, मैं ही घर पे आया हूं, किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि आपके डैडी ने यह नहीं बताया कि आप जो 20 किलोमीटर गए हो दूर, कहां गए हो। आपके डैडी ने बोला कि 20 किलोमीटर गए, ठीक है, तो 10 इधर 10 इधर आप गए, लेकिन आपके डैडी ने यह नहीं बताया कि एग्जैक्टली 20 किलोमीटर आप गए कहां हो, डायरेक्शन नहीं बताया। अरे तो 20 किलोमीटर हो सकता है कि मैं यहां चला जाऊं, हो सकता है 20 किलोमीटर में वहां चला जाऊं, हो सकता है 20 किलोमीटर में यहां चला जाऊं, हो सकता है 20 किलोमीटर में वहां चला जाऊं, या हो सकता है यहां से हेलीकॉप्टर लेके 20 किलोमीटर आसमान में चला जाऊं। अरे कहने का मतलब यह है कि 20 किलोमीटर तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पिताजी मुझे यह कह देते कि मेरा बच्चा 10√2 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में,
तो 10√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है। अगर आपके पिताजी मुझे ये कह देते, आप बोलेंगे सर मेरे पिताजी वैज्ञानिक थोड़ी हैं। अरे अज्यूम करो यार, कम ऑन, अज्यूम करो कि आपके डैड साइंटिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये कह देते हैं कि अगर, मतलब ये मुझे बता देते हैं कि मेरा बच्चा 10√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे मिलूंगा, आपको ढूंढ लूंगा, आपको ढूंढ निकालूंगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी हो जाए, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी हो जाए, तो हम उसे कहते हैं वेक्टर। उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर। जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ऐसा कुछ बोला जाए। आपके पिताजी ये भी कह सकते थे कि वो 10√2 किलोमीटर में गया है, यहां से आपको जाना पड़ेगा 10√2 किलोमीटर एट 45 डिग्रीज विद दिस स्ट्रेट लाइन। तो मान लो कि आपके डैड एक हाइपोथेटिकल लाइन की तरफ मुझे पॉइंट कर रहे हैं, बोल रहे ये लाइन से 45 डिग्री उधर चला गया है वो, ठीक है, 10√2 किलोमीटर तो भी चल जाएगा। यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए या तो नाम भी ले सकते हो या एंगल भी कह सकते हो। ज्यादातर हम लोग फिजिक्स में एंगल यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। सो जब वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर। अब फोर्स को ही ले लो। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया एक सूटकेस पर, एक सूटकेस है, बड़ा सा सूटकेस, उस पर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो सूटकेस के साथ क्या हुआ, क्योंकि 20 न्यूटन अधूरी जानकारी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपने सिर्फ स्केलर बात की है, आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है उसकी। अब उससे यह पता नहीं चलेगा कि भैया सूटकेस पे फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया। अरे हो सकता है कि सूटकेस जमीन पे पड़ा हो और आप यहां से 20 न्यूटन दे रहे हैं। अबे ऐसा 20 न्यूटन दोगे तो ये जो सूटकेस है सिर्फ दबेगा, चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। उसके साथ क्या हुआ है, अगर मैं ये ना बताऊं कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, तो क्या हुआ है पता ही नहीं चलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20 न्यूटन यहां से दूं तो ये आगे बढ़ेगा, यहां से 20 न्यूटन दूं तो ये पीछे की तरफ बढ़ेगा, अगर मैं इस तरीके से 20 न्यूटन दूं तो ये आगे भी बढ़ेगा और फ्रिक्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा, और मैं अगर 20 न्यूटन ऐसे दूं तो ये आगे भी बढ़ेगा और इसका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि फोर्स क्या असर दिखाने वाला है, इस बात की जानकारी तो तभी मिलेगी जब मैं फोर्स की वैल्यू के साथ साथ फोर्स का डायरेक्शन भी क्लियर कट बताऊं। समझ गए? तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल जब मैं लिखूंगा तो इसमें नाम आ जाएगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वहीं पर जब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही वही है 10√2 किलोमीटर एट 45 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता हूं। डिस्टेंस में खाली बोल देता हूं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये स्केलर है। यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी, ये एक वेक्टर है। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका और भी चीजें जैसे पावर, वर्क, टाइम, वोल्टेज, ये सब स्केलर्स हैं। यहां पे आ जाएगा आपका मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपकी वेक्टर्स हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट बेटा? समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर रही हैं। सो ये जो चीज है ये है आपका वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर्स और वेक्टर्स आपको समझ में आ गया। अब वेक्टर्स को दर्शाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो फोर्स को डिनोट करना है तो एफ के ऊपर ऐसा सादा डंडी बना सकते हैं, एफ बार, तो भी वेक्टर हो गया। अरे मैं बता रहा हूं आपको सिंबल्स फॉर वेक्टर। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप फोर्स के ऊपर एक ऐसा एरो बना दें। ये जो एरो बनाएंगे ना, हमेशा उसको राइट में ही दिखाना, राइट में ही जाते हुए दिखाना। तीसरी चीज या तीसरा तरीका ये हो सकता है
कि फोर्स को आप एकदम बोल्ड बना दे, बोल्ड। तो ये तरीका टेक्स्ट बुक वाले लोग यूज करते हैं। टेक्स्ट बुक में अक्सर ऐसा आपको देखने मिल जाएगा कि खाली कोई एक जो सिंबल था, लेटर था, कोई एक लेटर था, कोई सिंबल था, उसको गाढ़ा कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, तो बेसिकली वो एक वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर को यूजुअली बताने के ये तरीके। अच्छा, अब वेक्टर किस डायरेक्शन में, उसको भी एरो से बताया जाता है। तो मान लो कि वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अगर ये बंदा 2 सेंटीमीटर है, मान लो 2 सेंटीमीटर, तो फिर 4 सेंटीमीटर जब मैं बनाऊंगा तो मुझे इतना बड़ा इसको बनाना चाहिए। इसको समझिए कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है। अरे मतलब वेक्टर का एरो जो आप बना रहे हो, सही तरीके से अगर बनाना है, टेक्निकली राइट रहना है, तो प्रोपोर्शनल साइज का बनाओ, प्रोपोर्शनल साइज का। तो छोटा बनाओगे तो उसकी वैल्यू कम है, बड़ा बनाओगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, ये बात याद रखना। तो अगर ये चीज 1000 किलोमीटर है, तो जब कोई 2000 कहेगा तो मैं ऐसा बना दूंगा, ये बात याद रखना। अरे असलियत में कोई 1000 किलोमीटर बनाते नहीं जाएगा, लेकिन 1000 किलोमीटर को अगर मैं 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहा हूं, तो 2000 किलोमीटर को कम से कम 2 सेंटीमीटर से डिनोट करना होगा। आई होप के सभी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। सो वेक्टर्स को बताने के लिए हम लोग सिंबल उसका ऐसा यूज करते हैं, और यहां पर उसकी वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, एरो बना देते हैं, 2 किलोमीटर उधर, 4 किलोमीटर उधर, लाइक दैट। ठीक है, तो ये वेक्टर को बताने का तरीका है। अब वेक्टर्स में अगर 2 वेक्टर्स सेम दिशा में देख रहे हैं और सेम लंबाई है, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो ये हो गए इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स सेम साइज के तो हैं बट ऑपोजिट देख रहे हैं, तो हम ये कहते हैं, मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो हम कहते हैं बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। या फिर इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। अरे ए बी का उल्टा है या बी ए का उल्टा है, बात तो एक ही है। और यहां पर हम कह सकते हैं ए एंड बी आर सेम वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, आइडेंटिकल वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको आप चाहें तो ऑपोजिट वेक्टर्स भी कह सकते हैं। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या कह सकते हैं? ऑपोजिट वेक्टर्स। वो है इक्वल वेक्टर्स, ये है ऑपोजिट वेक्टर्स। समझ गए? और एक बंदा किसी दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। बातें भेजे में घुस रही हैं बेटा। अच्छा, एक ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू 0 है और डायरेक्शन भी डिफाइंड नहीं है, उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। समझ गए? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट बेटा? सो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो यहां पे जीरो वेक्टर, नल वेक्टर दिया गया है। अच्छा, जीरो वेक्टर के लोग ने सिंबल भी दिया, तो वो भी मैं लिख देता हूं। तो उसमें ऐसा जीरो बना के उसके ऊपर ऐसा बार बना देते हैं। सो दैट्स अ नल वेक्टर। ठीक है, नल। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बताता हूं, लेकिन नेगेटिव वेक्टर पहले देख लो, ऑपोजिट वेक्टर देख लो। सो ए और बी एक दूसरे का ऑपोजिट वेक्टर है, या फिर बी ए का नेगेटिव वेक्टर है। बी ए का नेगेटिव वेक्टर है, मतलब ए इधर है और बी इधर है, तो बी उसका नेगेटिव है, ए का नेगेटिव है। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बोली थी वो चीजें यहां पे आपको नजर आ रही है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बता रहा हूं। ठीक है, सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट द हेल मैन, कम ऑन। इक्वल वेक्टर मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, राइट? सो ए और बी। ओके, एंड पोजीशन वेक्टर क्या है वो, और नल वेक्टर क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सो बेसिकली अगर पार्टिकल यहां है और ये मेरा एक्स वाई जेड प्लेन है, सो दिस इज एक्स, लेट्स से दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो ये जो वेक्टर उसको देख रहा है उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन बताने वाला। और अगर इसका नाम मैं आर रख दूं, तो दरअसल आर क्या है? आर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड
के कैप। अब आप कहेंगे सर 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 ये क्या आपने अचानक में बॉम्ब फोड़ दिया यार, कुछ समझ में नहीं आया। सुनो, साइंटिस्ट लोगों को यह लगा कि एक्स वाई जेड न यूज करके हम लोग को आई जे के यूज करना चाहिए। यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू को तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन को एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे। अरे इतनी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में, इतनी वैल्यू वाई डायरेक्शन में, इतनी वैल्यू जेड डायरेक्शन में। अरे इतनी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में, इतनी वैल्यू वाई डायरेक्शन में, इतनी वैल्यू जेड डायरेक्शन में। ये लिखने के लिए पुराने जमाने में लोग ऐसे भी लिखा करते थे, लेकिन इससे लोगों को चिढ़ आने लगी, अजीब लगने लगा। तो लोगों ने कहा भैया ऐसा लिखना बंद करो, इसको हटाओ। तो एक्स वाई जेड के बदले आई जे के आ गए। तो हम लोग एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के बदले आई कैप जे कैप के कैप लिखना हमने शुरू कर दिया, हमने ये यूज करना शुरू कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये कह क्या रहा है, सुन लो बेटा, कह क्या रहा है। अब जैसे मान लो ध्यान से सुनना, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस ये है जेड एक्सिस, और ये है मान लो एक्स एक्सिस, और इधर तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा तो वाई एक्सिस है। अरे तुम्हारी तरफ चल के आ रहा हूं वाई एक्सिस, ये ऊपर नीचे जेड एक्सिस और ये आगे पीछे एक्स एक्सिस। तो मुझे ये बताओ, इस टीवी के कॉर्नर में पहुंचने के लिए, यहां पे पहुंचने के लिए मुझे किन किन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? क्या मुझे एक्स वाई जेड तीनों लगेंगे? नहीं। तो टीवी के कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इधर देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ टीवी का कॉर्नर क्या होगा? मुझे चलना होगा 3 फीट एक्स में, है ना? अरे 3 फीट एक्स में चलना होगा ना भाई, और फिर मुझे जाना होगा 2 फीट जेड में, मुझे वाई में नहीं जाना पड़ेगा। सो मैं ये लिखूंगा 3 फीट एक्स में, 0 फीट वाई में, और 2 फीट जेड में। समझ गए? तो पोजीशन वेक्टर कुछ और नहीं है, अरे तुम्हें कितना चलना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, बस वही तो दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, वापस और देखिए। अरे बच्चा, तो बेसिकली मान लो कि ये हमारा एक्स वाई जेड है, यहां पर कोई प्यारी सी मक्खी उड़ रही है। अगर कोई मक्खी यहां पे उड़ रही है इस रूम के अंदर, लिसन, प्यारी सी मैंने इसलिए कहा, सुन लो बेटा, मक्खी कोई मजाक या मामूली चीज नहीं है, ये बात याद रखना। जो मक्खी है ये हाउस फ्लाई है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। वो 1 सेकेंड में 400 बार पंख फड़फड़ा सकती है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड होता ही कितना बड़ा है, 1 सेकेंड में 400 बार पंख हिला सकती है मक्खी। और ये भी मैं उस मक्खी की बात कर रहा हूं जो बड़ी मक्खी है, बड़ी मक्खी। अबे मक्खा है, मक्खा। छोटी छोटी बारीक वाली जो मक्खियां है ना, हाउस फ्लाई, अरे मक्खियों की 100 से ऊपर प्रजाति है, बल्कि और ज्यादा है। तो बेसिकली जो एकदम बारीक वाली है ना, वो तो 2000 बार भी 1 सेकंड में पंख हिला सकती है। अरे आप सोच सकते हो क्या, इमेजिन कर सकते हो क्या? तो मक्खी को मजाक मत समझ लेना, मक्खी को मजाक में हल्के में मत ले लेना। और मक्खी का मालूम है ना, कंपाउंड आइज रहती है, पूरा उसको सब जगह का व्यू दिखता है बराबर से, 100 ऐसी कंपाउंड आइज रहती है उसकी। तो देखो इस बंदे का, इस मक्खी का जो पोजीशन वेक्टर है, तो मक्खी मान लो दीवार पे बैठी है, और मान लो ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, एक्स है ही नहीं, मक्खी इधर उड़ नहीं रही है, उधर बैठी है, दीवार पे बैठी है। अरे भैया मक्खी इधर नहीं उड़ रही है, तो वाई इधर है और मान लो जेड इधर, मान लो अभी ऐसा मान लो, तो भैया मैं ये कहूंगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मक्खी इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर्स इन वाई डायरेक्शन, 0 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड ना, रुकिए, 0 सेंटीमीटर इन एक्स डायरेक्शन। पहले तो 0 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में जाना है, मतलब जाना ही नहीं है। 5 सेंटीमीटर वाई में जाना है, और फिर कुछ 4
सेंटीमीटर जेड में जाना है। हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो आज के बाद से पोजीशन वेक्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर पे। आइए जानते हैं व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। सो क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो रिजल्टेंट वेक्टर ध्यान से देखिएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, मान लो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर उसी के आगे ये है। इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 7, तो फाइनल वेक्टर कितना होगा, ये होगा 11। तो ये जो फाइनल वेक्टर है जो कि P और Q की वैल्यू से बना है, इसे ही हम रिजल्टेंट वेक्टर R कहते हैं। अरे बच्चा लोग समझ में आया? रिजल्टेंट नाम से मालूम पड़ रहा है ना बच्चा, रिजल्टेंट मींस जो फाइनल है। सो P और Q को जोड़ के जो मिला वो रिजल्टेंट है, वो R है। गॉट द पॉइंट बेटा, समझ में आया? कळलं सगळ्यांना? ओके, सो P Q मिलके R बना। सो R इज रिजल्टेंट वेक्टर। सो R वेक्टर इज P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अच्छा, जरूरी है कि दोनों वेक्टर ऐसे ही रहेंगे? नहीं। तो वेक्टर हो सकता है कि कोई एक देख रहा हो कहीं और, कोई एक देख रहा हो कहीं और। जैसे एक वेक्टर हो सकता है यहां देख रहा हो, कोई एक वेक्टर हो सकता है यहां देख रहा हो। तब क्या करेंगे भाई? तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने ट्रायंगल लॉ खोज के निकाला है, ट्रायंगल लॉ। तो ये क्या कहता है मालूम है कि अगर कोई हमसे कहे डू P प्लस क्यू करके दिखाइए, यानी कि R बना के दिखाइए, तो हमें करना ये होता है कि P जो कि है उसे ऐसे के ऐसे रख दिया और Q की जो पूंछ है, पूंछ उसे उठा के इसके हेड इसके सर पे रख दिया। तो Q की पूंछ इसके सर पे रख दो, तो ये देखो इसके सर पे मैंने Q की पूंछ रख दी है। तो ये था P, ये था Q। अब ट्रायंगल लॉ के मुताबिक इसके अकॉर्डिंग आंसर होता है पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। तो ये आंसर है एंड दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया। अरे बेटा, दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अगर तुमने अपने घर में एक सूटकेस को यहां सरकाया, फिर साइड में कुछ सरकाया, मतलब इसके हिसाब से यहां सरकाया फिर यहां सरकाया, मतलब देखा जाए तो फाइनली तुमने सूटकेस को ऐसे ही सरकाया है ना। तो ये वेक्टर वही है जो ये दो वेक्टर का असर है। ये दो वेक्टर जो करेंगे उसका असर ये है। समझ में आया? सो ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, अगर दो वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें इन ऑर्डर, ऑर्डर में मतलब पूंछ सर, तो अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें दो ट्रायंगल, मतलब दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करें, then the resultant is given by the third side. Resultant is given by the third side. तो तीसरी साइड से रिजल्टेंट मिलेगा and that side will point from tail of first vector to the head of last vector. Are you understanding it? अरे भैया, तुम लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है? अंग्रेजी समझ पाते हैं आप लोग? करता है ना तुम्हारा अंग्रेजी। Listen very carefully. If two vectors P and Q are represented by the two sides of a triangle, then the resultant vector R is represented by the third side where it points from tail of first vector to the head of the last vector, and the two sides must be taken in order. So if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then the resultant is represented by the third side where it points from tail of first vector to the head of the last vector. ठीक है बच्चा? आई होप कि सभी लोग मेरी दी गई डेफिनेशन से संतुष्ट हैं। अच्छा, किसी ने अगर ये मुझसे कह दिया होता डू P माइनस क्यू, तो मैं क्या करता? एक सेकंड, P माइनस क्यू बाद में। किसी ने कह दिया होता Q प्लस P, तो मैं क्या करता? अब आप कहेंगे सर P प्लस Q प्लस P सही तो है, सेम तो है। हाँ सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में हर्ज क्या है?
तो लिसन वेरी केयरफुली, अब Q पहले है ना, तो Q को एज इट इज रखो। तो चलो, तो Q को एज इट इज रख दिया। Q में P को जोड़ो। अरे भैया इसमें था कि P में Q को जोड़ो, तो P ऐसे के ऐसे रखा, उसमें Q जोड़ दिया। अब वहां कह रहा है Q में P को जोड़ो, तो Q ऐसे कैसे रख दिया, उसमें P जोड़ दिया। P किधर है भैया, P किधर है, P अपना इधर है ना भाई, तो P को ऐसे रख दो। ठीक है, आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है, पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये और वो एग्जैक्टली सेम है। अरे भले मैंने थोड़ा सेम साइज का नहीं बनाया, हल्का फुल्का मुझसे गलती हो गई है। अरे मैं भैया लियोनार्डो डा विंची नहीं हूं कि जो एकदम एग्जैक्ट ड्राइंग बना पाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि दोनों एक ही चीज है। अरे हाँ के ना मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, एक ही तो चीज है यार, एक ही तो चीज है। P पहले लो, Q बाद में, या Q पहले लो, P बाद में, लेकिन ऑर्डर में लो, पूंछ सर पूंछ सर। तो आंसर होता है पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइंगल लॉ। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसने बोला अरे सर सर नहीं, पूंछ पे मतलब किसी के सर पे किसी की पूंछ नहीं रखते, पाप लगता है। अगर कोई ऐसा बच्चा रहा तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तुम्हें कहा गया P प्लस क्यू करो बराबर R निकालो बराबर, तो तुम क्या करेंगे बेटा कि P रख दिया। अब Q को इसके सर पे नहीं रखना, अबे जो Q था ना टेढ़ा, अबे Q टेढ़ा था ना बे, तो Q का जो पूंछ है उसको इसके सर पे नहीं रखेंगे, बल्कि पूंछ पे पूंछ मिलाएंगे। तो ये हो गया आपका Q। अब आप बोले हैं तो ट्राइंगल लॉ है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, यहां जितना बड़ा ये है उतनी बड़ी लाइन खींचो, वैसे जितना बड़ा ये है उतनी बड़ी लाइन यहां खींचो, तो ये होता है इसका आंसर। और ये आप देख सकते हैं फिर से सेम साइज का है। देखो ये R है, ये R है, लेकिन इसे हम ट्राइंगल लॉ नहीं कहते बल्कि पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अगर पूंछ सर ऑर्डर में रखोगे, यानी कि पूंछ फिर सर फिर दूसरे की पूंछ और फिर सर, तो ये होगा ट्राइंगल लॉ। लेकिन अगर आप पूंछ सर रखोगे और फिर उसी पूंछ पे मिला के पूंछ सर रखोगे और फिर ऐसा डायगोनल खींचोगे, तो वो होगा पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि इसकी शक्ल पैरेललोग्राम से मिलती है। अरे पैरेललोग्राम से मिलती क्या, ये पैरेललोग्राम ही है, बिकॉज ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। समझ में आया बेटा? सो दिस इज डैम इजी। अब अरे एक ही बात है रे, ट्राइंगल लॉ का बड़ा भाई है ये। अरे बाबा ये Q उठा के इधर रख दो ना, अबे एक ही तो बात है। तो देखो ना, P प्लस Q हो गया ना, R बे हो गया ना। अरे मेरा बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? और यही क्या, P उठा के यहां रख दो तो देखो ना, Q प्लस P हो गया ना R। अरे Q प्लस P हो गया ना R भाई। ठीक है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो तुम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर। सो दैट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दैट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारे वेक्टर के जो टाइप्स हैं पूर्ण रूप से समझ में आ चुके हैं, पूरी तरीके से समझ में आ चुके हैं, राइट? सो आई होप के सभी की खोपड़ी में घुस चुका है कि क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनो, ये जो है ना, ये सीधे सीधे लाइन वाला है, इसका भी मैं P प्लस Q प्लस P सब करके दिखाने वाला हूं। तो इधर देखो, तो यहां पे P दिया हुआ था, यहां पे Q दिया हुआ था, और इसकी वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू थी 7। तो किसी ने मुझसे बोल दिया डू P प्लस Q, तो ट्राइंगल लॉ जैसा ही यूज करना है, लेकिन ट्राइंगल लॉ नहीं होगा बिकॉज ये वन डायमेंशन में काम चल रहा है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन ट्राइंगल लॉ जैसा ही है, पूंछ सर ऐसा रख दिया, और फिर आंसर होता है पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। तो वही आंसर मैंने नीचे बना के लिखा है, विच इज 11। ठीक है, समझ में आया बच्चा? सो ये हो गया डू P प्लस Q। वैसे ही किसी ने मुझसे अगर बोला डू Q प्लस P, तो मैं क्या करूंगा, Q को एज इट इज रख दूंगा। तो ये हो गया Q जो कि 7 है, और P को उसके आगे रख दूंगा जो कि 4 है। तो वापस से आंसर होता है पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। सो दैट इज द आंसर विच इज 11।
आई होप कि सभी के भेजे में ये बातें घुस चुकी हैं। तो 1 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन हो, सेम ही तरीका है चीजों को लिखने का। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातें। तो ट्राइंगल लॉ में भी p प्लस क्यू प्लस पी आपको समझ में आ गया है। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब लिसन, p प्लस क्यू प्लस पी यहां पे तो आपको मालूम पड़ गया है ना बच्चा, कि नहीं मालूम पड़ा? यस, मालूम पड़ गया। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो देखो, किसी ने अगर बोला डू p माइनस क्यू, ठीक है, और मान लो कि p इधर दिया हुआ है और q इधर दिया हुआ है, तो ये q है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 4। तो किसी ने बोला डू p माइनस क्यू, तो मैं क्या करूंगा कि p को एज इट इज रखूंगा। अब p की वैल्यू कितनी है? 7 है। अरे हाँ क्या ना बच्चा, p की वैल्यू 7 है, लेकिन मुझे माइनस क्यू करना है ना, लेकिन वहां तो प्लस क्यू दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ना, p प्लस ऑफ माइनस क्यू, मतलब मैं माइनस इसके साथ ले लूंगा और प्लस बीच में लिख दूंगा, यानी कि p में से q घटाने के बजाय मैं p में माइनस क्यू जोड़ दूंगा। अरे p में से q घटाने की बजाय मैं p में माइनस क्यू जोड़ दूंगा। p में से q घटाने के बजाय मैं p में माइनस क्यू जोड़ दूंगा। समझ गए? तो अब वो कैसे करते हैं देखो, तो p तो यही है, लेकिन माइनस क्यू ये है माइनस क्यू। वैल्यू में बदलाव मत करना। अरे एरो उल्टा कर दिया ना, तो वैल्यू में बदलाव मत करो, रहने दो जैसी के तैसी। तो बेसिकली ये है 7, ये है 4। अब मुझे p में माइनस क्यू जोड़ना है, ठीक है, तो p को एज इट इज रखो। इसमें माइनस क्यू कैसे जोड़ोगे? अरे भैया माइनस क्यू को इसमें चढ़ाओ ना, ऐसे, ये हो गया माइनस क्यू। तो अब आंसर कहां से कहां होता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, परफेक्ट। तो पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। पहले वाले की पूंछ कहाँ है? पहले वाले की पूंछ यहां है, आखिरी वाले का सर कहां है? यहां है, तो ये आंसर है विच इज 3। अब आप बोलेंगे सर, लेकिन सर ये हुआ कैसे? सुनो बेटा, इसका तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि एक बंदा यहां से यहां 7 किलोमीटर गया, फिर वो वापस 4 किलोमीटर आया, इसका मतलब उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस साइड। अरे कोई 7 किलोमीटर इधर जाए फिर 4 किलोमीटर इधर आए, इसका मतलब वो 3 किलोमीटर ही इधर गया है। समझ गए बच्चा? हाँ के ना, अकल के पुतलो। तो बेसिकली ये हो गया p माइनस क्यू। समझ गया बेटा? सो आई होप के सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी हैं। वैसे ही अगर किसी ने मुझे इस केस में, 2 डायमेंशनल केस में, जैसे मान लो p इधर देख रहा था और q इधर देख रहा था, किसने बोला p माइनस क्यू करो, तो क्या करने का, p तो यही रहेगा और माइनस क्यू इधर रहेगा, ये रहेगा माइनस क्यू। ट्राइंगल लॉ के मुताबिक करना क्या पड़ेगा कि p में माइनस क्यू जोड़ना पड़ेगा। p में माइनस क्यू जोड़ेंगे तो p एज इट इज रखो, माइनस क्यू को उसमें जोड़ो तो माइनस क्यू ऐसे जोड़ा जाएगा, ये है माइनस क्यू, ये है p। अरे हाँ क्या ना भाई, ये है p, ये है माइनस क्यू। अरे पूछ सर, इस तरीके से रखना पड़ेगा ना। और आंसर क्या होता है? पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। तो ये रिजल्टेंट है। समझ गए? रिजल्टेंट देख लो कैसा आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है ना। वो देखो p प्लस क्यू वाला रिजल्टेंट देखो कैसा था। तो p प्लस क्यू वाला जो था, p प्लस क्यू किया तो p इधर था, q इधर था, तो ये r आया था आपका, है ना। लेकिन अब इसी q को उल्टा कर दिया गया, माइनस क्यू कर दिया गया। सो p इधर है और ये जो प्लस क्यू था उसके बदले माइनस क्यू इधर आ गया। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऐसा। समझ गए? तो ये रिजल्टेंट और वो रिजल्टेंट अलग है। और ये तो जाहिर सी बात है, बच्चा जानता है कि बेटा अगर बेसिकली यानी कि प्लस करते हैं और आपको कुछ मिल रहा है तो माइनस करने पे कुछ और मिलेगा ना, सेम तो मिलेगा नहीं। अरे प्लस और माइनस में चीजें अलग अलग होंगी ना बेटा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? तो प्लस का ये आंसर है, माइनस का ये वाला आंसर है। ये प्लस का ये है, माइनस का ये वाला आंसर है। समझ गए? तो याद रखना, ओके? याद रखेंगे ना बच्चा? सो आई होप कि आपको प्लस क्यू माइनस क्यू सब करना आ गया।
तो देखो यहाँ पे वही एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही चीजें सब यहाँ पे बातें की गई हैं। अच्छा, बाय द वे यूनिट वेक्टर्स क्या हैं? तो इन्हीं का नाम यूनिट वेक्टर्स है। किधर गए ये आई जे के? किधर गए आई जे के? हाँ, ये आई जे के को बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि ये करते क्या मालूम है? जैसे आपने एक्स वाई जेड बनाया ना, अरे किधर गया एक्स वाई जेड? ये देखो आपने ऐसा एक्स वाई जेड बनाया, एक्स वाई जेड, तो वाई का डायरेक्शन बताता है जे कैप, और एक्स का डायरेक्शन बताता है आई कैप, और जेड का डायरेक्शन बताता है के कैप। तो इनकी जो वैल्यू रहती है ना, वो रहती है 1, वैल्यू 1 ही रहती है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, तो वैल्यू जब 1 रहेगी तो उसको बोलते हैं यूनिट। अरे इकाई, यूनिटी, 1, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ नहीं है। अरे वैल्यू से 1 है रे बाबा, ठीक है? वैल्यू से 1 है। अरे कोई भी वेक्टर, अरे मेरे भाई कोई भी वेक्टर दुनिया का कोई भी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है, तो उसमें 2 चीजें होती हैं यार, एक तो उसकी वैल्यू होती है और एक उसका डायरेक्शन होता है। तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू में कोई डायरेक्शन नहीं है। अरे डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ वैल्यू है, ये सिर्फ डायरेक्शन है। लेकिन अब डायरेक्शन सिर्फ कैसे होगा? अरे उसकी अगर वैल्यू मैंने 0 कर दिया तो काम नहीं चलेगा ना, इसलिए उसकी वैल्यू 1 रखी गई है, ताकि मल्टीप्लाई भी करूं इससे, वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई भी करूं तो वैल्यू बदले नहीं, वही वैल्यू रहे, क्योंकि एनीथिंग इंटू 1 इज एनीथिंग इंटू 1 इज 1। अबे चुप हो जाओ बे, एनीथिंग इंटू 1 इज एनीथिंग, तो वो चीज बदलना नहीं चाहिए, समझे बच्चा? वो चीज चेंज होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो बंदा है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, और ये जो बंदा है इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू हमने 1 दे दी है, मतलब कोई नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि 0 है, 1 दे दिया उसको, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो भी होता है वो होता है फुल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स वैल्यू। सो फुल वेक्टर को जो वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर का ये एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इसे याद रखना, ये बहुत 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 काम आएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है पूरा वेक्टर डिवाइड बाय उसकी वैल्यू। समझ गए बच्चा? तो ये यूनिट वेक्टर है। वैसे ही आई जे के पूरे जो है यूनिट वेक्टर्स हैं। सुनो, मैं चाहता तो ए को ऐसे भी लिख सकता था, ए की वैल्यू जो एक्स में है वो इनटू एक्स का डायरेक्शन, वैसे ही ए की वैल्यू जो वाई में है वो और वाई का डायरेक्शन, और ए की वैल्यू जो जेड में है वो और जेड का डायरेक्शन, बस। तो ये भी एक तरीका लिखने का, ये भी एक तरीका लिखने का, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। समझ गए? तो ए की पूरी वैल्यू लिख दी और पूरा एक अकेला सिंगल यूनिट वेक्टर बना दिया, या फिर ए की वैल्यू एक्स में, वाई में, जेड में लिखी और तीनों का यूनिट वेक्टर बना दिया। समझ गए? दोनों चीजें ही राइट है, दोनों तरीके ही राइट है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो ये चल रहा है वेक्टर्स, ठीक है? आई होप कि आपके भेजे में बातें घुस चुकी हैं। बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा रिकैप दे दूं। सो कोई भी जो वेक्टर है, कोई भी जो वेक्टर है, उस वेक्टर को याद रखिए कि हम ऐसा एरो से डिनोट करते हैं, उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देते हैं और साथ में उसका नाम भी लिख देते हैं। तो पी वेक्टर की वैल्यू 4 है और उसका डायरेक्शन ये है। सो पी वेक्टर इज नथिंग बट 4 एंड दिस डायरेक्शन। समझ गए? ऐसा करते हैं। पी प्लस क्यू करने बोला तो पी में आगे क्यू जोड़ देंगे, अगर क्यू प्लस पी करने बोला तो पहले क्यू रखेंगे फिर पी जोड़ देंगे, बस इतना ही सब करना है। तो चाहे उसको सीधा होगा तो ऐसा रख देंगे, अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो जैसा है वैसा रख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इस तरीके से चीजें होती हैं। सो आई होप कि सभी को ये बातें समझ में आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे और ध्यान दीजिए बेटा। ये देखो यहां पर ए है, बी है और ये उसका रिजल्टेंट सी है। ए और बी से सी बन गया। हम उसको सी को सी नहीं लिख रहे थे, आर लिख रहे थे, रिजल्टेंट आर। इट्स ओके, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये देखो जो मैंने बातें कही वही बातें यहां पे दिख रही हैं, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं फिगर डाला गया, यहाँ कट पेस्ट करके बनाया गया टेक्स्ट बुक में, इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये देखो 5 उधर देख रहा है, 7 उधर देख रहा है, तो इसका मतलब उधर 12 देख रहा है। अब देख के मालूम पड़ रहा है कि फिगर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका साइज प्लस इसका साइज मिलाओगे तो इससे काफी लंबा हो जाएगा। चलो बेटा, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं यार, चलता है। वैसे ही ये देखो किधर गया रे बाबा,
अबे क्या चल रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा ऊपर, क्या हैंग हो गया? अरे कहाँ है भाई? एनीवे लेट मी नॉट टच इट। ध्यान से देखो, एक वेक्टर है 11 जो उधर देख रहा है, एक वेक्टर है 5 जो इधर देख रहा है। अबे तो इसको उठा के जब मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, अबे इस 5 को उठा के जब मैं उसमें से माइनस कर दूंगा तो 6 उधर बचेगा ना। अरे 11 उधर गए, 5 वापस आए, मतलब 6 उधर गए। समझ में आ रहा है बच्चा? क्या हो रहा है रे ससुरा? कम ऑन। हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो ये ट्राइंगल लॉ हम लोग ने बात कर ली है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो ट्राइंगल लॉ क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं। क्या बन रहा है भाई, ये सब क्या चल रहा है? पूरा एडिट ही कर दूंगा इसको मैं। चलो एनीवे, सो आई होप कि सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। आगे बढ़े। क्या है ये? अबे हटोगे कि नहीं हटोगे? व्हाट द हेल मैन, कुछ ज्यादा ही फंक्शन है वे। अरे बंद करो ससुरा का नाती को। No, I don't want to save the changes that have just popped up randomly. Come on. Where is that? Again. I have to search again. What the hell, man? Come back. Yeah, it's fine now. ठीक है, तो अब हमें कुछ चीजें समझ में आ चुकी हैं वेक्टर्स को लेके। ठीक है, अब कुछ और चीजें भी जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बच्चा बहुत ही ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे सर जो फाइनल वेक्टर बन रहा है उसकी वैल्यू तो आपने बता दी, लेकिन आपने उसका डायरेक्शन नहीं बताया यार। बताता हूं बेटा, रुकिए, सब बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीजें सिखाऊंगा, एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब देखो, हमने जैसे क्या किया कि यहां पे पी रखा और पूछ सर करके यहां पे क्यू रखा और ये रिजल्टेंट आर बना दिया। ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है, जो भी आ गई या नहीं आ गई। इसका डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन मतलब ये एंगल है अल्फा, ये हमें पता करना है। हमें अल्फा पता करना है, हमें डायरेक्शन पता करना है। तो वैल्यू और डायरेक्शन के फॉर्मूले क्या हैं आइए जानते हैं। सो वैल्यू और डायरेक्शन के फॉर्मूले क्या हैं आइए जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो अब मैं प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूं मालूम है? ट्राइंगल लॉ यूज नहीं कर रहा, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहा हूं। बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। सो ये हो गया Q, ये है P। ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करना होता है कि आपको डॉटेड लाइंस बनानी है बिल्कुल इसके साइज की, वैसे ही यहां भी डॉटेड लाइंस बनानी है बिल्कुल इसके साइज की। ठीक है, सेम साइज का बनाना है। तो ये भी आपका Q हो गया, ये भी आपका P हो गया, और यहां पे रिजल्टेंट होता है ये, याद आ रहा है? पैरेललोग्राम में जो दोनों जहां ज्वाइंट होते हैं ना, पूछ से पूछ, वहां से लेके वहां तक जाना होता है। सो ये होता है रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ में ऐसे गए तो ये होता है रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ में ऐसे गए तो ये होता है रिजल्टेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सेम बात है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगा नहीं। अरे एक ही थ्योरम है जो हमें आता है और वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। सुनिए बहुत ध्यान से, हम लोग कर क्या रहे हैं? डिराइव फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू और डायरेक्शन के लिए हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे हैं, एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिएगा। सो लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर हम ये करेंगे
कि ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां नीचे। परपेंडिकुलर बनाने से फायदा यह होता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम वाली चीजें मिल जाती है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये जो क्यू यहां लिखा है इसे यहां से हटाता हूं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्यू ये चीज का नाम है ना, अबे इसका नाम क्यू है ना, अरे देखो ना यहां क्यू है तो ये क्यू है, समझे, तो ये क्यू है। अब मैं यहां पर कुछ नाम देना चाहूंगा, तो नाम देखिए मैं कैसे रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा नाम कैसे रख रहा हूं। तो बेसिकली लेट्स से कि दिस इज ए बी सी डी ई, ऐसा कुछ तो हमने नाम रख दिया, ए बी सी डी ई, है ना। तो अब यहां पर बड़े ट्राइंगल में क्या हो रहा है वो ध्यान से देखिए। बड़े ट्राइंगल में मैं ये कह सकता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD मैं लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू का स्क्वायर इज नथिंग बट, ये वाला जो स्क्वायर है, अरे ये पूरा 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 स्क्वायर, AB प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर है बेटा। अरे आर स्क्वायर इज नथिंग बट AB प्लस BC, अरे पूरी साइड क्या है AB प्लस BC, उसका स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। लेकिन अब हमें BC और CD की वैल्यू निकालना होगी, तो हमें यह पता करना होगा और हमें यह पता करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक वेक्टर है P और ये एक वेक्टर है Q, इनके बीच में कुछ तो एंगल है, तो वो एंगल को मैं कह दे रहा हूं थीटा। ठीक है, P और Q के बीच का एंगल कह दे रहा हूं थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी थीटा है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन सा एंगल बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ क्या ना बच्चा। अब इस ट्राइंगल में घुस जाइए बहुत ध्यान से। कंसीडर ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा की वैल्यू रहेगी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि CD अपॉन BD। अरे साइन थीटा क्या होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का डिवीजन, सामने वाली साइड है CD और हाइपोटेन्यूज है BD बराबर, ये हो गया साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा, ये होगा बाजू वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी BC अपॉन BD। तो ये था CD अपॉन BD और ये है BC अपॉन BD। तो इसका मतलब जो CD साइड है, CD इज नथिंग बट BD साइन थीटा, यानी कि Q साइन थीटा, क्योंकि BD जो है, BD उसकी वैल्यू है Q, दिख रहा है। यहां पर आ जाएगा देयरफॉर BC इक्वल्स टू BD cos थीटा, अरे BC इज BD cos थीटा यानी कि Q cos थीटा, समझ गए, ये आ गई BC की वैल्यू। अब CD की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। सो देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB की जगह पे आ जाएगा, AB की जगह पे P आ जाएगा, BC की जगह पे आ जाएगा Q cos थीटा और स्क्वायर भी है, एंड CD की जगह पे आ जाएगा Q साइन थीटा और वहां पे स्क्वायर भी है बराबर है बेटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अरे बाबा समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं समझ में आ रहा है, इट इज डैम इजी। तो अब ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर। कैसे हुआ ये, A प्लस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यही होता है ना, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो वही है यहां पे, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर।
ठीक है। सो इस तरीके से हो गया ये। अब यहां पे क्या होगा, वो क्यू साइन थीटा का स्क्वायर ही रहेगा, वो तो एज इट इज है। अब इसका अगला पेज पे देखते हैं, ध्यान से देखिए अगले पेज पे, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। रुको रुको, पेज में चेंज नहीं करता हूं मैं, क्या करता हूं ना, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, अगले पेज पे नहीं जाते हम लोग, तो इसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा बस, अभी भी दिख रहा है ना। अब ये जो चीज है, ये चीज, इसको यहीं कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा लाइन मार देता हूं ताकि याद रहे। अब फाइनली ध्यान से देखिएगा, तो r की वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, क्यू स्क्वायर बाहर निकालने के बाद, क्यू स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालने के बाद, क्यू स्क्वायर बाहर निकालने के बाद मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो अब आंसर मेरा आ चुका है, r इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटा रहा हूं, स्क्वायर हटाऊंगा रूट लूंगा तो राइट साइड में भी रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, दैट्स इट, बराबर है। सो ये मेरा आंसर है रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट की वैल्यू ऐसे आएगी। अबे तो अगर तुम्हें दिया रहा कि ये है 5 और ये है 4 और ये एंगल है 60 डिग्री, तो आंसर निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, यहाँ पे डालोगे 5, यहाँ पे डालोगे 4, यहाँ पे डालोगे 5, यहाँ पे डालोगे 4, यहाँ पे डालोगे cos 60, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ गए ना। सो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन वैल्यू आई है, डायरेक्शन नहीं आया, तो इसका डायरेक्शन है अल्फा, वो अल्फा भी निकालना बाकी है। तो अल्फा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, tan थीटा यूज करूंगा, tan थीटा। सो tan थीटा बोले तो tan अल्फा, अबे अल्फा है ना एंगल पे, अल्फा निकालना है। सो tan अल्फा एसीडी ट्राइंगल में, सो इन ट्राइंगल एसीडी tan अल्फा इज हाउ मच, अरे tan अल्फा क्या होता है रे बाबा, या tan थीटा क्या होता है, सामने वाली अपॉन बाजू वाली, सामने वाली अपॉन बाजू वाली, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan अल्फा, अल्फा के सामने वाली साइड कौन है, सामने वाली साइड कौन है CD, बाजू वाली साइड कौन है AC, तो CD अपॉन AC, यानी कि CD अपॉन AB प्लस BC, अरे बराबर है ना भाई, CD सामने वाली है और बाजू वाली AC है, लेकिन AC क्या है, AB प्लस BC। ठीक है, तो CD की जगह पे आप लिख देंगे Q साइन थीटा, AB की जगह पे आप लिखेंगे P और BC की जगह पे लिखेंगे Q cos थीटा, दैट्स इट। तो ये आ गया आपका tan अल्फा की वैल्यू, यानी कि अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा। अबे tan को उधर ले जाओ तो इनवर्स बन जाता है, अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो इस तरीके से हमें जो है डायरेक्शन भी आ गया। अरे भेजे में बातें घुसी भाई के नहीं, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। तुमको एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं बेटा, एग्जाम्पल दो ना, देखो ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली। एग्जाम्पल, सो P की वैल्यू, वैल्यू कैसे लिखते हैं सुनो, ये तो P वेक्टर है, P की वैल्यू ऐसा, P की वैल्यू है लेट से 4, Q की वैल्यू भी ले लेते हैं 4, अभी थोड़ा इजी वैल्यू ले रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी थोड़ी आसान रहे। P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू, जो दोनों के बीच का एंगल है, अबे Q और P के बीच का एंगल है थीटा, तो इसकी वैल्यू है अब मान लो 90 डिग्री। सो अब क्वेश्चन ये है, देन फाइंड अल्फा और R दोनों निकालना है। तो चलो पहले R निकाल लेते हैं। सो R इज अंडर रूट ऑफ, तो अब हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन।
तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर q का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 2pq यानी कि 4 और 4, cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90। ठीक है, कोई मुझे बताने की चेष्टा करेगा आप में से कोई सज्जन व्यक्ति के cos 90 क्या होता है? तो cos 90 होता है 0 0, तो वो पार्ट चला जाएगा, बचेगा सिर्फ 16 प्लस 0। अरे वो ये पूरा पूरा 0 हो गया रे बाबा, पूरा 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 होता है। सो ये आ जाएगा अंडर रूट, कितना हो रहा है ये 32 हो रहा है ना, अंडर रूट 32 कुछ और नहीं बल्कि 2 इंटू 16 होता है, तो 2 अंदर ही रह जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√2। अरे 16 का स्क्वायर रूट क्या है रे बाबा, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है ना, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये r की वैल्यू आ गई 4√2। परफेक्ट, ये तो r की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, तो अल्फा की वैल्यू भी देख लो, देखो इधर निकालता हूं अल्फा की वैल्यू, इधर ही निकालता हूं अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा, q sin थीटा बोले तो 4 sin 90 अपॉन p प्लस q cos थीटा, p कितना है 4, q कितना है 4 cos थीटा मतलब cos 90। अरे बराबर है कि नहीं भाई, सही है ना। सो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 4 sin 90, sin 90 होता है 1 तो ऊपर 4 बचेगा, cos 90 होता है 0 तो ये पार्ट उड़ जाएगा, नीचे बचेगा 4, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गया। और कब अल्फा मतलब कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 आती है, अरे कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 आती है 45, सो आंसर इज 45 डिग्री, दैट्स इट। तो बहुत ही जबरदस्त प्यारा आंसर आ गया। इसका मतलब दो वेक्टर थे, एक वेक्टर था p ऐसा जिसकी वैल्यू थी 4, दूसरा वेक्टर था ऐसा q जिसकी वैल्यू थी 4, दोनों के बीच में 90 का एंगल था। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आया देख लो, रिजल्टेंट किधर आता है आपको मालूम है, रिजल्टेंट आता है इधर। तो ये जो रिजल्टेंट आया, जो भी रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट की वैल्यू है 4√2, तो वही हुआ ना, इधर 4 है इधर 4 है तो ये हो गया 4√2, अब इधर 4 है इधर 4 है तो ये हो गया 4√2, 4√2 हो गया और एंगल भी आएगा 45 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू 45 और ये 4√2, दैट्स इट। तो आई होप कि आपके खोपड़ी में पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है घुस चुका है। अरे समझ में आ रही है बात है कि नहीं समझ में आ रही भाई? रुको इसको मैं इरेज कर दूं, पता नहीं कहां से बीच में वाहियात स्लाइड्स आ गई, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें हो जाती है सेनोरिटा, टेंशन ना लीजिए। तो आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर चुकी है, ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? अरे मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, आप सारी बातें बेटा समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देख लिया, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अरे किधर गया रे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत ध्यान से देखिए। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। सो एक तरीका यहां लिखूंगा, दूसरा तरीका यहां लिखूंगा, और वो तरीका है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के भी दो तरीके हैं, कौन कौन से बेटा, जोर से बोलिए। एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा वो क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका हो सकता है कि किसी ने आपको बोल दिया एक P दिया हुआ है और एक Q दिया हुआ है, इनका करो डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई में हम लोग एक बार तो डॉट कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि उसका क्रॉस करो, P क्रॉस Q। तो जो डॉट होता है, डॉट, उसमें करते क्या है, तो डॉट में लिखते हैं P की वैल्यू, यहां पे वैल्यू लिखी जाएगी P की, फिर Q की वैल्यू लिखते हैं और डॉट हटा के कॉस थीटा लिखते हैं। ये बात याद रख लेना। एक तरीका ये है कि अगर P की वैल्यू दी हुई हो, Q की वैल्यू दी हुई हो और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ हो तो ये आंसर आएगा। वैसे यहां पर अगर P क्रॉस Q करना है तो P की वैल्यू Q की वैल्यू क्रॉस हटा के साइन थीटा।
लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर वेक्टर वेक्टर लिया हुआ है और क्रॉस लिया हुआ है, तो मान लीजिए अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि आंसर भी वेक्टर आने वाला है, तो यहां पर एन कैप यानी कि यूनिट वेक्टर भी आएगा। मतलब देखो हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे, क्योंकि फिजिक्स ये चाहता है, सिचुएशन की डिमांड ये, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि P क्रॉस Q जो है उसमें P की वैल्यू, Q की वैल्यू, साइन थीटा ये तो लिखना ही है, साथ में एन कैप भी लिखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका आंसर वेक्टर है, हम चाहते हैं। वैसे ही इस सिचुएशन में हम नहीं चाहते कि इसका आंसर वेक्टर है बल्कि स्केलर है, हम ये चाहते हैं स्केलर आए। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, P की वैल्यू, Q की वैल्यू और फिर कॉस थीटा, और कोई डायरेक्शन नहीं लिख रहे। समझ में आया बेटा? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ये भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, मतलब आंसर में स्केलर आना चाहिए। और वैसे ही इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, कि आंसर में वेक्टर आना चाहिए। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। ये तो हुआ मेथड 1, लेकिन हो सकता है कि P की वैल्यू न दी हो, Q की वैल्यू न दिया हो, एंगल थीटा न दिया हो, बल्कि P को इस रूप में लिखा गया हो कि PX I कैप, PY J कैप, PZ K कैप। हो सकता है ना? वैसे ही Q को लिखा गया हो QX I कैप, QY J कैप, QZ K कैप। तो अब P डॉट Q कैसे करना है? तो ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने कि आखिर अब क्या करना है। सो ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर P और Q की वैल्यू न देकर, P और Q की वैल्यू और एंगल न देकर ऐसे रूप में दिया गया है, तो इस सिचुएशन में क्या करने का ध्यान से सुनिए। P डॉट Q, इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। PX QX मल्टीप्लाई करो आपस में, वैसे ही PY QY मल्टीप्लाई करो आपस में, और PZ QZ मल्टीप्लाई करो आपस में। क्यों ऐसा किया मैं उसका रीजन बता देता हूं। सिंस ये जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, I डॉट I, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और इतना ही नहीं बल्कि I डॉट I का क्या, J डॉट J का वैल्यू भी 1 होता है, K डॉट K की वैल्यू भी 1 होती है भैया। ये तो ठीक है, तो यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो I उड़ जाएगा, 1 बन जाएगा, J उड़ जाएगा, 1 बन जाएगा, K उड़ जाएगा, 1 बन जाएगा, और PX QX रह जाएगा, PY QY रह जाएगा, PZ QZ रह जाएगा। लेकिन बाकी का क्या, अरे P को इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इस P को इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे इसको भी, अरे बाबा इसको तीनों से, इसको तीनों से, इसको तीनों से, तो बाकी लोग कहां गए? यहां पे तो 3 ही दिख रहे हैं, 9 होना चाहिए। अबे 6 लोग उड़ गए। कैसे उड़ गए? सुनो, I डॉट J 0 होता है, बल्कि I डॉट J ही क्या, अबे J डॉट K डॉट I जो लेना है सब 0 होता है, ये सारी चीजें 0 होती है, ठीक है? तो अगर कुछ भी ऐसा रहा, I डॉट J I डॉट K 0, J डॉट I J डॉट K 0, K डॉट I K डॉट J 0, लेकिन I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, तो सिर्फ बच रहे हैं 3 ही लोग, 6 लोग मर जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया बहुत ही बचकाना। इसका उदाहरण भी देता हूं, एग्जाम्पल भी देता हूं। एग्जाम्पल, मान लो P है 1 2 का 4 और Q है 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे आ जाएगा 1I 2J 4K, यह आ गया 4I 2J 1K। तो अब इसका आंसर डायरेक्टली आंख बंद करके लिख देना, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, दैट्स इट। यही आंसर है, 4 4 4 12। डन। अरे खूब सोपा होता रे, खूब सोपा होता। इट वॉज डैम इजी, डैम इजी। ओके, चलिए इधर आइए अब।
इसका क्या करना है? तो जो ये है P क्रॉस Q, इसका क्या होगा? तो इसमें सेम सेम वाला नहीं लेने का, उड़ जाता है, तो बचेगा PX QY I क्रॉस J, फिर PX QZ I क्रॉस K, फिर PY QX J क्रॉस I, अबे J क्रॉस I, ठीक है, प्लस PY QZ J क्रॉस K, फिर PZ QX K क्रॉस I, फिर PZ QY K क्रॉस J। अब बोलेंगे सर ये चल का रहा है बे, 6 लोग बचे, 1 2 3 4 5 6, बाकी 3 लोग उड़ गए। क्यों क्यों बताऊंगा, लेकिन पहले इसका अगला स्टेप देखो, ध्यान से लिसन वेरी केयरफुली। अभी मजा आने वाला है खेल में, रुको, मैं चाह नहीं रहा कि अगले पेज पे जाऊं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आगे नहीं, छोटा नहीं हुआ, हुआ तो ऊपर सरका देता हूं, सरक गया, परफेक्ट, बहुत खूब। अब ध्यान से देखिए आगे की कहानी। सो P क्रॉस Q इज नथिंग बट, बल्कि सुनो यहां से लिखना शुरू करता हूं तो एक्स्ट्रा जगह मिलेगी, ठीक है, एक लाइन खींच देता हूं, ये इतना ही है। सो देखो P क्रॉस Q की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा? ये वैल्यू आ रही है कि I क्रॉस J होता है K, सो PX QY होगा K, PX QZ I क्रॉस K, तो I क्रॉस K की वैल्यू होती है -J। अब आप बोलेंगे हैं सर पहले रूल तो बता दो, तो बेटा सुन लो ध्यान से, रूल देखो, यहां पे बनाओ I, यहां बनाओ J, यहां बनाओ K, I क्रॉस J प्लस K, J क्रॉस K प्लस I, K क्रॉस I प्लस J। लेकिन अगर कोई उल्टा गया, J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, तो देखो वहां क्या था, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K माइनस J, समझ गए? तो याद रखना। चलो अगला वाला तुम लोग बोलो, इसका क्या आएगा बेटा? PY QX J क्रॉस I है ना, तो J क्रॉस I माइनस K, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? PY QZ J क्रॉस K तो प्लस I है, प्लस I। अगला क्या है? PZ QX K क्रॉस I प्लस J। अगला क्या है? PZ QY K क्रॉस J का क्या हो जाएगा? K क्रॉस J का माइनस I, सो माइनस I हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो बेसिकली हम लोग यहां पर अब इसका रीजन लिखेंगे, सिंस I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K सेम वाला 0 होता है। अरे डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला 1 होता है, अलग अलग वाला 0 होता है। यहां की कहानी अलग है, सेम वाला 0 हो जाता है और अलग अलग वाला इस रूल के हिसाब से चलता है। तो I क्रॉस J किया तो K मिलेगा, J क्रॉस K किया तो I मिलेगा, और K क्रॉस I किया तो J मिलेगा। बस अब इसका उल्टा कर दोगे, J क्रॉस I तो माइनस K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K माइनस J, समझ गए? तो ऐसा रहेगा, बस इसका ही मतलब है। तो सुनो इतना बड़ा आंसर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही वाहियात आंसर है, इसको मैं याद कैसे करूं? अबे जैसे यहाँ फॉर्मूला था इतना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला सर,
ऐसा खूबसूरत फॉर्मूला दो ना यार। अरे कितना खूबसूरत फॉर्मूला यार, कितना फटाफट फटाफट मैंने सब कर लिया था इसको याद, है ना? कितना प्यारा था यार ये। इट वॉज सो यार, सो गुड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये इतना खूबसूरत है और ये इतना बदसूरत है। इसका आंसर बदसूरत है तो क्या वो बेटा है तो फिजिक्स ही, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो दूसरा फॉर्मूला हमारी टेक्स्ट बुक में इसका दिया हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या है बहुत ध्यान से सुनिए। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप क्या करना मालूम है, डायरेक्टली 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 ये करना। मैं यहां लिख दूं अलग कलर से, यहां लिख दूं P क्रॉस Q निकालना है ना, तो सिंपली ऐसा बना देना, I J K, P पहले है तो PX PY PZ और Q बाद में है QX QY QZ। बस डिटर्मिनेंट निकालना। तो मैथ्स में डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना मैथ्स में सीखा ही आप लोगों ने, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल भी एक रत्ती पर भी फर्क नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो चलो उसका भी एक एग्जांपल दे दूं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल वापस से सेम, कौन सा एग्जांपल, 1 2 का 4 4 2 का 1 कर लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल। तो इससे डॉट तो निकाल के दिखा दिया, अब क्रॉस भी निकाल के दिखा दिया। अरे ई का हो रहा है सोरा, हाँ आ जाओ। तो इससे हम लोग ने 1 2 का 4 4 2 का 1 किया है ना। चलो देखो फटाफट, P क्रॉस Q यहां हो जाएगा I J K, और टोपी मैं नहीं लगा रहा हूं, तुम लोग टोपी पहना देना, टोपी तुम लोग पहना दो, ठीक है। 1 2 4 4 2 1। अबे पहले P का लिखो फिर Q का लिखो। अब सुनो, जब I लोगे I, तो I का ये और ये उड़ा देना, बचेगा 2 4 2 1। अब जब J लोगे तो J का ये दोनों उड़ा देना, तो होगा 1 4 4 1 1 4 4 1। जब K लोगे K का उड़ा देना, तो 1 2 4 2 1 2 4 2। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ऐसा लेना, ठीक है। याद रखो ये हो गया I। अब शुरुआत कैसे होगी, पहले ऐसे ऊपर से नीचे वैसे, 2 1 जा माइनस 2 4 जा, सो 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, मतलब 2 4 जा 8, माइनस J 1 1 जा 1 माइनस 4 4 जा 16, प्लस K 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। तो ये आपका हो गया माइनस 6I कैप, माइनस जाएगा ना क्योंकि 2 छोटा है 8 से, तो यहां आ जाएगा माइनस 15 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 J हो जाएगा माइनस 6 K। तो 6I प्लस 15J माइनस 6K, परफेक्ट, खत्म हो गया आंसर, इतना ही आंसर है। सो P क्रॉस Q, तो ये आ गया P क्रॉस Q। अबे सुनो, यही आने वाला था, नंबर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 12 आ गया वहां पे नहीं आएगा, क्यों? अरे भैया मैंने पहले ही बोला था कि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आंसर नंबर रहेगा, लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका आंसर वेक्टर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम बोलोगे नहीं 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 सर मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका नंबर चाहिए, तो ठीक है बेटा, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू P क्रॉस Q की वैल्यू इज नथिंग बट रूट ऑफ I के साथ जो है उसका स्क्वायर, J के साथ जो है उसका स्क्वायर, और K के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू। अब जो भी आ जाए, अरे ठीक है 36 225 36, अब यार ठीक है, जो भी आ रहा होगा वो आंसर है इसका। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो अगर वैल्यू ही चाहिए तो फिर I J K के कोएफिशिएंट्स लेके स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो, समझ गए? सो ये हो गया इसका बहुत ही प्यारा सा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, समझ गए? अब अपने पास क्या ना बेटा, वन शॉट में तो टाइम होता नहीं है कि मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊं, और मैं हर चीज का आपको बहुत लंबा लंबा एग्जांपल देता, बहुत सारे एग्जांपल्स देता और करवाता। एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो डिटेल लेक्चर जब हम लोग उस पर लेंगे ऐप के ऊपर, तो वहां हम लोग देख लेंगे। नाउ लिसन, ये क्या होता है, ये पॉलीगॉन लॉ भी है। तो देखो जैसे तुम लोग ने ये देख लिया, ट्राइंगल लॉ देख लिया, रेक्टेंगुलर सॉरी पैरेललोग्राम लॉ देख लिया, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ। अभी होता है पॉलीगॉन लॉ, मतलब
अगर मान लो एक वेक्टर दिया ऐसा P, एक वेक्टर S ऐसा दिया है, एक वेक्टर ऐसा दिया है Q, समथिंग लाइक दैट, एक वेक्टर ऐसा दिया है K। तो करना क्या है, इन चारों को मिला के एक ओपन पॉलीगॉन बनाना है। क्या बनाना है? ओपन पॉलीगॉन। सो ओपन पॉलीगॉन क्रिएट करना है। तो ध्यान से देखो कैसे क्रिएट करेंगे। पहले मैं लूंगा P, फिर अच्छा दिख रहा है K, है ना, K अच्छा दिख रहा है, नहीं K से अच्छा मुझे S दिख रहा है, तो S ले लूंगा। उसके बाद फिर K ले लूंगा और उसके बाद मैं ले लूंगा Q। यस, परफेक्ट। सो PSKQ एक ओपन पॉलीगॉन है, तो आंसर होगा पहले वाले की पूंछ से आखिरी वाले के सर तक। तो ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है। कितना बचकाना है, बहुत ही जबरदस्त। तो ये पॉलीगॉन लो, दैट्स इट। सो R इज नथिंग बट P प्लस S प्लस K प्लस Q, बस यही पॉलीगॉन लॉ है। अरे समझे कि नहीं? पॉलीगॉन मतलब एनी फिगर विद मोर देन 3 साइड्स, सो दैट्स अ पॉलीगॉन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, है ना, अपन वैल्यूज निकाल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। यहां अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जबकि बहुत ही बचकानी चीज है। ये देखो, अगर एक वेक्टर दिया है ना, पहले से दिया है, मान लो उसकी वैल्यू कुछ तो है, अरे कुछ भी नाम रख दो, क्यू नाम रख दो, क्यू। तो वेक्टर दिया हुआ है, तो इस वेक्टर को दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं। तो थोड़ा x में तोड़ो, थोड़ा y में तोड़ो, बस। तो इसको कहो qx, इसको कहो qy। और याद रखना q की वैल्यू ही ऐसी होती है, qx स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर, बस। तो q की वैल्यू होती है qx स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर, याद रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अरे 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 तोड़ना है ना, इसको तोड़ो। इधर देखो, इधर वेक्टर है p, तोड़ो इसको। अबे थोड़ा x में थोड़ा y में टूटना चाहिए। तो देखो y में तोड़ दिया और x में तोड़ दिया, बस। इसकी वैल्यू क्या है? px, इसकी वैल्यू क्या है? py। हो गया ना भाई, यही है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यार। सो p इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। आर यू गाइस गेटिंग इट? वैसे ही मान लो इधर है g, तो इधर तोड़ो gy gx। अबे भूलो मत, ये x रहता है, ये y रहता है, तो ये भी x है, ये भी y है। समझ गए? तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा अब लिसन, चलो ये तो समझ में आया, और क्या? सुनो, अगर मैंने यहाँ पे थीटा डाल दिया ना, थीटा, तो सीधा चुपचाप आंख बंद करके यहाँ लिख देना क्यू कॉस थीटा। अरे जहां पे थीटा रहता है ना, उसके बाजू वाली साइड कॉस थीटा वाली साइड है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू है। अरे लंबी साइड कौन सी है? क्यू। तो क्यू कॉस थीटा। तो जहां पे थीटा नहीं है बेचारा, क्यू साइन थीटा, बस हो गया। एक सेकंड, मान लो मैंने थीटा डाल दिया इधर, तो ये हो गया आपका जी कॉस थीटा और ये हो गया जी साइन थीटा। अच्छा अब अकल से सोच के बताओ, अगर मैंने यहां पे डाल दिया बीटा, तो ये साइड क्या कहलाएगी? इट विल बी कॉल्ड एज जी कॉस बीटा। और ये वाली साइड जहां बीटा नहीं है क्या कहलाएगी? जी साइन बीटा। तो चलेगा, आप कुछ भी यूज करो। अरे थीटा उधर ले लो, बीटा इधर ले लो, या थीटा इधर ले लो, बीटा उधर ले लो, अभी क्या फर्क पड़ता है? जहां एंगल लिखा रहेगा वो कॉस वाली साइड रहेगी, और जहां एंगल नहीं लिखा है वो साइन वाली साइड रहेगी। तो थीटा लिखा है तो कॉस थीटा, थीटा नहीं लिखा है तो साइन थीटा। बीटा लिखा है तो कॉस थीटा, बीटा नहीं लिखा है इधर तो साइन थीटा, मतलब साइन बीटा। अरे यहाँ तो कॉस बीटा साइन बीटा, समझ गए बेटा? अरे यार बीटा मैं खुद पगला गया हूं। इधर देखो अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, कमान जल्दी बोलो। परफेक्ट, देखो उस लड़के ने बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट। तो इट इज P cos अल्फा और ये हो जाएगा P sin अल्फा। दैट्स इट, ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी हमने देख लिया। ये देखो R है, RX RY हो गया, बहुत ही बचकानी चीज है ना। तो RX और RY से बना हुआ है R। वैल्यू देख लो, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। समझ गए? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स भी हमने देख लिया, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सब देख लिया,
है ना, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया, डॉट और क्रॉस देख लिया। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? देखो सारी चीजें जो हम लोग ने लिखी थी ना, वो सारी चीजें यहां पर है, ठीक है। वो डेरिवेशन भी हो गया। ध्यान से देखिए, एक बात याद रखना बेटा, राइट हैंड रूल याद रखना कि अगर आपके पास एक वेक्टर है इधर और एक वेक्टर है इधर, तो ये है ए और ये है बी। किसी ने बोला बेटा ए क्रॉस बी करके दिखाओ, ए क्रॉस बी, ऐसा बोला ए क्रॉस बी, तो याद रखना आपको हाथ ए पे रखना है और बी की तरफ जाना है, लेकिन बी की तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी नहीं, बराबर। तो आपको फिर हाथ ऐसे रखना है ताकि आपकी उंगलियां मुड़ सके। तो ए क्रॉस बी बोला ना, तो ए पे हाथ रख के बी की तरफ जाओ, उंगलियां मोड़ो, तो अंगूठा अंदर जा रहा है। सो अंदर जाने को हम लोग कहते हैं ऐसा क्रॉस, बाहर आने को डॉट कहते हैं। तो अरे बाबा, क्रॉस और डॉट वो वाला नहीं, अरे ये तीर कमान वाला क्रॉस और डॉट है। अबे अगर तीर अंदर जाएगा तो अपने उसकी पूंछ दिखेगी क्रॉस, और तीर बाहर आएगा तो अपने को डॉट दिखेगा। तो देखो, अगर किसी ने बोला कि बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए, अब ए तो यहां पर है और बी वहां पर है, और किसी ने बोला बी क्रॉस ए करो, तो सुनो, बी पे हाथ रखो, ए की तरफ आओ, बी पे हाथ रखो, ए की तरफ आओ, अंगूठा बाहर आ रहा है, तो बाहर आने को कहते हैं ऐसा डॉट। ये तीर कमान वाला डॉट और क्रॉस है, ठीक है, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना अभी। ओके, अब देखो इधर देखो, मान लो ए और ये बी दोनों तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। सुनो, ये नीचे नहीं है, अबे यहाँ तो मैंने ऊपर बनाया था सच में, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं बनाया है। कैसे मालूम है? ए इधर देख रहा है, ए इधर देख रहा है, और बी इधर देख रहा है। अब ए इधर देख रहा है तुम्हारी तरफ, और बी भी तुम्हारे दोस्त की तरफ देख रहा है, ए और बी। तो ए क्रॉस बी करने बोला ऊपर आएगा, और बी क्रॉस ए करने बोला तो नीचे आएगा, बी क्रॉस ए नीचे। तो ए क्रॉस बी करना हुआ तो ए क्रॉस बी ना, ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा, और बी क्रॉस ए करने बोला तो वो नीचे जाएगा, इट विल गो डाउन। समझ गए? सो इट्स लाइक दैट। अरे हाँ के ना, इनसाइड, ये आउटसाइड, ओके, ये है अप, वो है डाउन, अप डाउन। समझ गए? चलो, ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में जान लेते हैं, डेरिवेटिव और थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए सभी। अरे का हुआ रे ससुरा, ई का होने लगा, अरे ई का होने लगा है ससुरा, दिमाग खराब करने लगा है। इधर देखो भैया, ध्यान दो सभी लोग, लिसन वेरी केयरफुली। सो डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन, इसकी क्या कहानी है? सुनो, आज के बाद से किसी ने भी आपको बोला कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलने का सर ग्राफ की स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव होता है। तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और वो ग्राफ है कुछ इस तरीके से, तो भैया जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहूंगा, इसकी स्लोप निकालना चाहूंगा, सुनो स्लोप, हाउ टू फाइंड स्लोप। तुम क्या करोगे स्लोप निकालने के लिए? एक पॉइंट इधर लोगे और एक पॉइंट इधर लोगे, बराबर, इस तरीके से लोगे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। अच्छा, इस पॉइंट का नाम अगर चेक करो, मतलब वैल्यू चेक करो, तो ये है T1 और ये है X1। वैसे जब इसका चेक करोगे, ये होगा T2 और ये होगा X2। तो बेसिकली होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, स्लोप होता है y2 माइनस y1, बचपन से पढ़ाया गया, अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y एक्सिस पे जो लिखा है उसको माइनस करो और नीचे x एक्सिस पे जो लिखा है उसको माइनस करो। तो अब अपने पास y एक्सिस पे x लिखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, अबे x2 माइनस x1, और नीचे x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, t, तो t2 माइनस t1। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा बोले तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट और टाइम है रे बाबा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज। तो एवरेज स्पीड आ गई मुझे, एवरेज वेलोसिटी आ गई मुझे यार।
तो इसका मतलब एक्स और टी का जब मैं स्लोप निकालूंगा, ग्राफ का स्लोप, तो मुझे ये आने वाला है। अब सुनो ध्यान से, ये लेकिन हो क्या रहा है मालूम है, यहां पर स्पीड अलग है, यहां पर स्पीड अलग है, यहां पर स्पीड अलग है, क्योंकि अभी 2 पॉइंट ये चुना मैंने तो ये आंसर आया, मतलब कुछ तो वैल्यू आई। अगर मैं ये 2 पॉइंट ना चुन के यहां पॉइंट चुन लेता तो आंसर अलग आता। अरे दिखने में वो भले ऐसा दिखेगा लेकिन वैल्यू तो अलग आएगी ना भाई, तो वैल्यू अलग आती। अगर मैं ये 2 पॉइंट चुन लेता तो वैल्यू कुछ और अलग आती। सो कहने का मतलब ये है कि हर इंटरवल में मुझे आंसर अलग आ रहा है। तो ये जो चीज मैं दूर दूर करके 2 पॉइंट से निकाल रहा हूं, इसमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कितना एवरेज वैल्यू मिल रही है। अरे यहां अलग स्पीड है, 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 लेकिन ये पूरा इतना बड़ा इंटरवल का मुझे स्पीड मिल रही है। मुझे ये नहीं, मुझे ये जानना है यहां स्पीड कितनी है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है। ध्यान से सुनो, मैं इस पॉइंट पे स्पीड जानना चाहता हूं। अरे बाबा, ये कल्याण से दादर जाने का पूरा डिस्टेंस है, कल्याण स्टेशन दादर स्टेशन, और टाइम लगा 1.5 घंटा। तो भैया ये तो मैंने एवरेज निकाला ना, लेकिन ट्रेन की हमेशा स्पीड सेम थी क्या? नहीं, ट्रेन की स्पीड मुंब्रा में अलग थी, ट्रेन की स्पीड थाने में अलग थी, ट्रेन की स्पीड घाटकोपर में अलग थी। अबे तो मुझे जानना है घाटकोपर में स्पीड क्या है, मुझे जानना है थाने में स्पीड क्या है। तो सुनो, तो क्या करना होता है, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, करीब लाना होता है, करीब लाना होता है, करीब लाना होता है, करीब लाना, ताकि ये एक ही पॉइंट बन जाए। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा तभी संभव है जब हम लोग ये टाइम इंटरवल को एकदम छोटा कर दें, इसको बारीक कर देंगे तो वो दोनों पॉइंट नजदीक आएंगे। तो हम लोग ये कहते हैं, सुनो, एवरेज वेलोसिटी की लिमिट जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब डेल्टा टी 0 के बराबर हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, 0 जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, टाइम इंटरवल छोटा होने की कोशिश कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बिकम्स नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग dx by dt लिखते हैं, दैट्स इट। तो यही है डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप एट वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो एक पॉइंट, 2 पॉइंट को नजदीक लाए, एक पॉइंट पे आ गए, उसकी जो स्लोप है, इस टैंजेंट की जो स्लोप है, ये जो टैंजेंट मैंने बनाया, इसकी जो स्लोप है वही डेरिवेटिव है। सो डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ग्राफ। समझ गए? आज के बाद से डेरिवेटिव का मतलब समझ लीजिएगा। सो स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो एवरेज स्पीड को जब हम लोग एकदम ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल नजदीक पॉइंट को लाते हैं, यानी कि टाइम इंटरवल लगभग 0 में लगता है, तो तब जो हमें स्पीड मिलती है वो होती है उस वक्त की स्पीड, उस क्षण की स्पीड, उस पल की स्पीड, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन क्या होता है। सो इंटीग्रेशन क्या होता है? सो इंटीग्रेशन होता है बेटा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ध्यान से देखिएगा, एरिया अंडर द कर्व। सो व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? तो हमारे पास अगर एक ग्राफ है x वर्सेस t का, या फिर मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल f वर्सेस x का, और वो ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी है, तो किसी ने मुझसे बोला कि भाई इसके नीचे का एरिया निकालो, इसके नीचे जो एरिया है वो निकालो। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अच्छा, जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। किसी ने बोला इसके नीचे का एरिया निकालो, तो देखो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले पूरा बंद करूंगा, ये पूरा बंद हुआ, उसके बाद में ये करूंगा, मैं ऐसा लाइन खींच दूंगा, तो ये मेरी लेंथ है लेट से, और ये मेरी ब्रेड्थ है। लेकिन लेंथ है क्या? फोर्स है, और ब्रेड्थ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हुआ क्या कि एरिया अंडर द कर्व निकालते ही मुझे वर्क आ गया। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सो बेटा ध्यान से सुनिए, छोटू वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा वर्क होता है फोर्स इनटू छोटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन तो ऐसा सांप जैसा साइन रहता है,
इंटीग्रेशन, और फोर्स क्योंकि एक ही वैल्यू का है, फोर्स की वैल्यू एक ही है, तो फोर्स निकालो बाहर। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा ना, इस डेरिवेटिव को मार देगा, तो इट विल बिकम एफ एक्स। सो इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वर्क के मामले में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि एरिया अंडर द कर्व है। सो लिसन, सुनो, मुझे पता है कि आप में से सभी को सारी बातें नहीं समझ में आई हैं बेटा, वन शॉट में इससे ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते, इसको छू भी नहीं सकते, बहुत लंबा टॉपिक है। यहां पे अगर मैं बात बताना शुरू करूं तो सीकेंट से टेंजेंट बनने तक का सफर बहुत लंबा है बेटा, जो सीकेंट है यहां से टेंजेंट बनने का सफर बहुत लंबा है, ये भी एक बात है। और यहां पर भी मुझे अगर टेढ़ा मेढ़ी चीजें रही तो मुझे पहले स्ट्रिप चुनना है, फिर कुछ निकालना है, ये सारी बातें बहुत ही डिटेल्ड है जो कि वन शॉट में कवर नहीं हो सकती। तो लेकिन हमको इसका सार ही तो जानना है, इसकी समरी तो जानना है कि आखिर है क्या ये। तो इंटीग्रेशन कुछ और नहीं, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, और डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द ग्राफ या स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, आप ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। और ये हो गया एरिया अंडर द कर्व। तो अगर किसी चीज का मैंने स्लोप निकाला तो मतलब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, किसी चीज का मैंने एरिया निकाला किसी ग्राफ का तो मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, इसके ऊपर एक आध प्रॉब्लम कर दो और ना मजा नहीं आएगा। तो सुनिए एग्जाम्पल, मान लो आपको बोला कि एक बंदा ऐसे चल रहा है कि उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है उसका फॉर्मूला है 4t² प्लस 3t माइनस 2, ऐसे चल रहा है। अब फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो दो सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या थी। तो सुनो क्या करने का मालूम है, टेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहां पे x की वैल्यू डाल देंगे, dy dt ऑफ x की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू है 4t² प्लस 3t माइनस 2, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो अब ये डेरिवेटिव तीनों के पास ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा dy/dt ऑफ 4t², नंबर को बाहर रखते हैं, नंबर को लेते नहीं अंदर, नंबर कांस्टेंट बाहर रहता है, प्लस डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ, सो 3dt/dt, फिर इसको उधर ले जाओ तो -2, क्या चल रहा है बे, -2, ये तो नंबर है ना, नंबर के साथ में कुछ भी नहीं है ना, तो डायरेक्टली इसको 0 लिखने का, क्या लिखने का 0। अरे कुछ भी नहीं है ना रे बाबा, तो डायरेक्टली इसको लिखने का 0। अरे उसके 2 के साथ कुछ है क्या, नहीं है ना, तो डायरेक्टली 0 लिखने का। तो सुनो अब ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, क्या हो जाएगा 4 इंटू, ये t² का बन जाएगा 2t प्लस dt हट जाएगा 3 हो जाएगा, और वो 0 तो 0 ही था। तो अब आंसर आ गया 8t प्लस 3, ये v आया। लेकिन हमको v नहीं चाहिए, हमको v एट 2 सेकेंड्स चाहिए, v एट 2 सेकेंड्स। अरे v की वैल्यू 2 सेकेंड्स पर, इसको ऐसे लिखा जाता है v एट 2 सेकेंड्स। तो ये क्या होगा 8 इंटू 2 प्लस 3, सो 8 टू 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 19, सो 19 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, दैट्स इट। 8 टू 16, 16 प्लस 3 इज 19, तो आ गया आंसर। आप बोलेंगे सर एक सेकेंड, t² का 2t कैसे हुआ, तो सुनो फॉर्मूला है सिंस dy/dt ऑफ t raised to n is nothing but nt raised to n-1। क्या है nt raised to n-1। बेटा ध्यान से देखिए, जो पावर रहती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और ऊपर जो नंबर रहता है ना वो एक घट जाता है। तो पावर थी 2, मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर जो नंबर था वो घट गया, तो 2 से 1 घट गया तो एक ही बचेगा ना, तो 2t raised to 1 आएगा। समझ गए, एक सेकेंड, एक और, t raised to 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, सो dy/dt ऑफ t raised to 3 क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा, सो ये होगा 3t², दैट्स इट। एक्स्ट्रा क्यों होगा 3t²,
क्यों होगा 3t²? क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर से घट जाती है, तो ऐसा हो जाएगा। तो वही हमने यहां पे किया है। अब आखिरी एक चीज देख लेते हैं जो कि इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। सो मान लो कि मुझे दिया गया, लेट्स से के वेलोसिटी जो है वो है, लेट्स से क्या, वेलोसिटी इज 5x 5t³ -2t, बस ऐसा है। तो अब बोला कि एक्सीलरेशन पता करो, तो एक्सीलरेशन था dv/dt। एक सेकंड, एक्सीलरेशन नहीं, डिस्टेंस पता करो। क्या पता करो? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पता करो। सो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये तो छोटू डिस्प्लेसमेंट है, छोटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको पूरा डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। सो इट विल बिकम लाइक दिस। तो ये इंटीग्रेशन इसको मार देगा डेरिवेटिव को, ये x इक्वल्स टू इंटीग्रल vdt बन जाएगा। ये इसको नहीं मार सकता क्योंकि बीच में कुछ है, ठीक है। अब ये देखो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल जो v है वो लिखो 5t³ -2t और dt से मल्टीप्लाई करो। अरे v की जगह पे 5t³ -2t और dt से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 5t³ dt माइनस इंटीग्रल 2t dt। अब इसका आंसर देखो क्या आता है, ध्यान से देखना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। कब? फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये सवाल है कि हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, गाड़ी जब चल रही है तो 1 से 2 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका 5, बाहर आ जाएगा, 5 नंबर है, t³ का बन जाता है t⁴/4। 5 बाहर आ गया और ये बन गया t⁴/4। इंटीग्रेशन हो गया ना। वैसे 2 बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। 0 से 1, 0 से 1। क्यों? क्योंकि बोला है 1 से 0 से 1 नहीं रहे बाबा, 1 से 2। क्या है? 1 से 2। क्या बोला है? 1 से 2 जाना है। 1 से 2, 1 से 2। कहां से कहां जाना है? 1 से 2, 1 से 2। हाँ क्या ना? तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू, ये 4 बाहर निकाल लो तो 5/4 आ गया। अंदर हो जाएगा ये, पहले हायर लिमिट डालो तो 2⁴, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट डालो 1⁴, करेक्ट है। और यहां हो जाएगा 2 से 2 बाहर आके मर जाएगा ये, और अंदर हो जाएगा 2⁵ माइनस 1⁵। अरे बाबा, ये जो t है ना, उसमें पहले 2 डालो फिर t में 1 डालो, ठीक है। इस तरीके से होगा। आप बोलेंगे सर ये कैसा है, यहां से ये कैसा है, बताऊंगा, डोंट वरी। सो ये हो गया 5/4, 2⁴ 16 माइनस 1, और यहां हो गया 2⁵2 इज 4, 4 - 1। कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? x इक्वल्स टू 5/4 इंटू 15 -3। 15 5 75, 75/4 -3। अब जो भी आए वो आंसर है। अब ये लिसन, ये कैसे लिखा? तो सुनो, इसका रीजन सुन लो, बहुत प्यारा रीजन है। t⁻n dt इज t⁻n+1/n+1, बस। तो इंटीग्रेशन में ऊपर की पावर में एक ऐड करो और जो भी ऊपर लिखा है वही नीचे लिखो। तो अगर मैंने t⁻3 लिखा था तो ऑटोमेटिकली 3+1 क्या हो जाएगा? 4, और नीचे भी 4। तो वही देखो लिखा हुआ है मैंने, देखो 5 तो बाहर आ गया, t⁻3 dt है तो t⁻4/4। 2 बाहर आ गया, t⁻2 क्या है उधर? 1 है ना। अरे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, t⁻2। अरे t⁻2 क्या है? 1 है, t⁻2/2। समझ गए? दैट्स इट। तो यहां जाकर बेटा अपना चैप्टर समाप्त हो जाता है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले दिए हैं, डेरिवेटिव से कुछ फॉर्मूले दिए हैं, तो प्लीज जरा इसे पढ़ लेना। और बाकी हम लोग मिलते हैं हमारी ऐप पर डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए। ये एक एक चीज डिटेल में सिखाना पड़ेगी, बिकॉज मतलब वन शॉट में जितना कवर कर सकते थे हमने सब कुछ कवर कर लिया, बट इससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर कम से कम 5-6 घंटा और लगेगा।
तो वो सारी चीजें ऐप पर ही हो सकती हैं, तो ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिए। सो वहीं पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और पूरा का पूरा 14 चैप्टर्स आपका खत्म हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको बोलिए कि वो लोग ये देखें चैनल, ठीक है, ताकि उनका भी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।